नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम 28 फरवरी को जो आपका पेपर लगा है रीट पात्रता का, उसमें हम विज्ञान गणित जो विषय का जो पेपर है वो सोल्व हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको विज्ञान के प्रश्न हम बताने वाले हैं और साथ ही साथ गणित के और इसके अलावा हिंदी के आपको प्रश्न हैं वो बताने वाले हैं। तो इन तीन विषयों के प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो आपको साइको बचेगी आपकी, और इसके अलावा जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो आपके संस्कृत होती है और या इंग्लिश होती है, तो वो प्रश्न है वो अलग से रह जाएंगे। तो 28 तारीख को जो सुबह की जो शिफ्ट थी उसका पेपर है वो हल कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना गणित शुरू करते हैं और गणित के अंदर आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना था कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या जिसको किसके रूप में लिखा जा सकता है? दो घनों के रूप में लिखा जा सकता है, घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा था। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका ऑप्शन था देखो 1729, तो ये वाला सही होता है। और इसके अंदर आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि कोई ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसे क्या लिख दें आपको उसको दो घनों के रूप में लिख दे अलग अलग। तो देखो इस 1729 को एक तो आप 10 की क्यूब लिख सकते हो, इसके अलावा आप इसको 9 की क्यूब लिख सकते हो। इन दोनों को योग करोगे तो 1000 तो ये हो गया और 81 ये हो गया। इस प्रकार से ये 81 क्या 81 और 9 गुणा करते हो 729 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1729 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा था। तो जो भी आपने उत्तर किया आप सभी ने, तो 1729 जो ऑप्शन सही करके आए उसका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के रूप में लिखा जा सकता है। एक प्रश्न हो जाता है अपना। और 2 नंबर हम प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न अपना था कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब को आप क्या लिखोगे? इस प्रकार का आपसे प्रश्न था। तो ये एक सर्वसमय का है और इसके आपका क्या पूछा था? विस्तार पूछा था। और विस्तार के अंदर जो ऑप्शन था आपका, इसके अंदर आपका था x प्लस वाई, उसके बाद में आपका x की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y की स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है। जो भी आप सभी करके आए हो उनका ये उत्तर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सर्वसमय का आपसे पूछी गई थी गणित के अंदर। तो अपने हो जाते हैं यहाँ पे 2 प्रश्न। उसके बाद में आपका 3 नंबर प्रश्न है वो हम शुरू करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न में कि किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता का आपके लिए प्रश्न है वो पूछा गया था कि किसी एक घटना के जो निश्चित घटना उसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो इसमें सीधा सा ये हल होता है कि कोई भी निश्चित घटना है वो घटित होने की जो प्रायिकता होती है ना, वो होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो इस प्रायिकता वाले में जो भी आप 1 करके आए उसका उत्तर राइट हो जाएगा। देखो, हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात कहूंगा कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहता है। आपने देखा होगा पात्रता का पूरा कंटेंट हमने दिया था, साथ ही साथ मैथ की शिक्षण विधि दी थी। तो आपने देखा होगा कि उसी में से आपके प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा हिंदी की शिक्षण विधियां करवाई। इसके अलावा मनोविज्ञान के बाल विकास है, अधिगम है, अभिप्रेरणा वो करवाए, एनसीएफ करवा दिया था। सारे टॉपिक हमने उपलब्ध करवाए थे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण अपडेट भी मिलती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी हम सुधार कर पाएं। उसके बाद में एक आपका और प्रश्न होता है 4 नंबर प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया था कि अंडर द रूट 7 प्लस में, ठीक है, और 4 रूट 3, इस प्रकार से एक आपका प्रश्न था, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका उत्तर जो भी करके आए वो आप 2 प्लस में, ठीक है, रूट 3 जो भी करके आया है उसका क्या हो गया? ये बिल्कुल राइट हो जाता है। जो ये अंडर रूट वाला ये प्रश्न था इसका उत्तर ये था। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं अपने 4 क्वेश्चन। उसके बाद में हम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ब्याज का पूछा गया था। इसमें आपको दे रखा था कि जो आपका प्रश्न बोल के बता देता हूं एक बार तो मैं, कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 15% वार्षिक, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है वो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? देखो इसमें रेट दे रखा है 15%। आपसे पूछा है कि राशि क्या हो जाए? दोगुनी। तो ये मान लो मूलधन होता है आपका P, तो ये है आपका 1, और ये क्या कह रहा है कि मिश्र धन क्या हो जाए? 2 बन जाए।
ठीक है। क्या बन जाए मिश्र धन? 2 बन जाए। अब एक बात बताओ आप, मिश्र धन क्या चीज होता है? मिश्र धन यही तो होता है आपका जो आपका मूलधन है और इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, इसका योग ही तो होता है ना। इन दोनों का योग क्या होता है? मिश्र धन। हमें पता है क्या, ये तो क्या है आपका 1 है और ये कह रहा है आपकी राशि जो मूलधन है इसका 2 गुना, मतलब मिश्र धन कितना होना चाहिए? 2। तो अपना ब्याज कितना होना चाहिए बताओ? 1 में क्या जोड़े कि 2 है, 1 ही जोड़े। तो हमारे पास मूलधन भी इसने 1 दे रखा है, रेट दे रखी है 15% और हमसे पूछा है कि बताओ इसका ब्याज 1 रुपये कब होगा? 1 रुपये का 15% की दर से 1 रुपये ब्याज कब प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा गया। इस प्रकार से ये प्रश्न को समझ सकते हो, जिसमें आप सूत्र होता है सीधा सा ही, मूलधन 1 है, 15% दर है, समय आपको ज्ञात करना है, बटा में 100 बराबर में 1। ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 20 बार, यहाँ से आप करते हो तो t बराबर आ जाएगा 20/3। इसको देखो 3 का भाग जाता है 6 बार, इसके अलावा आप लिख सकते हो 2/3। अब ये 2/3 क्या है? वर्ष दे रखा है हमें, 6 साल 2/3 वर्ष। 2/3 को आप वर्ष में चेंज करोगे तो किसका गुणा करोगे आप? बताओ, आप कर दोगे 12 का गुणा, तो 3 चौके क्या हो जाएंगे? 12, तो कितने हो जाएंगे? 8 महीने। तो 6 वर्ष 8 महीने इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जो भी ये करके आए उसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद में हमारा आता है 6 नंबर प्रश्न आता है कि प्रश्न दे रखा था कि धन जिसकी भुजाएं क्रम से एक आपका ये 3 घन दे रखे हैं कि 3 घन हैं, 3 क्या दे रखे हैं हमें? घन दे रखे हैं और इनकी भुजाएं हमें दे रखी है कि एक की तो 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है। कि 3 घन जिनकी भुजाएं हैं वो क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इनको पिघला करके एक घन बनाया गया। तो इन घनों की, इस घन की भुजा है कि लंबाई आपसे पूछी है। तो 3 आपको घन दे रखे हैं जिनकी लंबाइयां क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों को पिघला करके और एक अलग घन बनाना है और उस घन की आपसे क्या पूछी है? भुजा पूछी है कि इस घन की जो भुजा की लंबाई है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, घन का क्या होता है, इसमें क्यूब करनी है सभी की। तो 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब, इन सब को जोड़ दो, क्या आ जाएंगे इसमें? 27 और इसके अल में क्या आ जाएंगे आपके? 64 और 125। तो इनको जोड़ोगे तो आएंगे आपका ये 216। आयतन पूछा था, शायद भुजा नहीं पूछी थी इसमें। ठीक है, मैंने भुजा बताया था, इसमें दे रखा था कि 3 घन दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के। तो इन घनों को पिघला करके एक घन बनाया जाता है। तो उस घन का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन पूछा है ना, तो 216 उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे भुजा दे रखी है तो मेरे ख्याल से आयतन ही पूछा है, और अगर भुजा पूछी है तो नए घन का आयतन कितना आपका? 216। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। तो जिस घन का 216 क्या है? आयतन है, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी? 6 ही तो हो जाएगी ना। 6 की क्यूब क्या होता है? 216। तो 216 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है 7 नंबर। इसमें क्या दे रखा है? बहुभुज का प्रश्न था कि एक बहुभुज का बाह्य कोण है वो अंतः कोण का 2/7 है। बाह्य कोण क्या है? अंतः कोण का क्या है? 2/7 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी थी। तो जो बाह्य आपका कोण है ना, बाह्य कोण, ये क्या दे रखा है कि अंतः जो कोण, अंतः कोण है ना, इसका क्या है? 2/7 है। ठीक है, ये आपसे दे रखा है। तो देखो आपको एक चीज पता है कि बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसमें आपको क्या दे रखा है? जो बाह्य कोण है वो अंतः कोण का क्या दे रखा है? 2/7 दे रखा है। तो 2 + 7 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो 9 का आप भाग दो, कितने आ जाएंगे? जो आ जाएंगे आपके 20। तो यहाँ पे 20 से गुणा करोगे तो एक तो कोण आ जाएगा 40 का और एक कितने का आ जाएगा? 140 का आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? कोण आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, क्या आ जाएंगे? कोण आ जाएंगे। तो हमें क्या बतानी है? उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। तो 360 में क्या दे दो आप, क्योंकि अंतः कोण तो यही है ना, तो 40 का क्या दे दो? भाग दे दो। इससे काटोगे तो कितनी आ जाएंगी? 9 भुजाएं आ जाएंगी उस बहुभुज के अंदर। प्रश्न था कि एक बहुभुज का बाह्य कोण है वो अंतः कोण का 2/7 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है 8 नंबर। प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति एक फ्रिज खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च करता है और 8100 रुपये में बेचता है, तो उसे 10% की हानि होता है। तो फ्रिज का कितने रुपए में खरीदा गया? कि ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है,
उसने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, और उसने क्या किया, उसकी मरम्मत पर कितने रुपए लगा दिए उसने, 1500 रुपये मरम्मत पे लगा दिए, जितने का भी खरीदा उसने, ये मान लिया आपने एक्स का खरीदा और 1500 उसने क्या लगा दिए, मरम्मत पे लगा दिए। ये अब इसका क्या हो गया, एक्चुअल रेट। भाई आप कोई 100 रुपये की चीज़ लेकर के आए, ये मान लो आप गाड़ी खरीदते हो, 2 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, उसके अंदर आपको काम करवाना पड़ गया 50,000 का तुरंत ही, तो आपको वो गाड़ी कितने की बताओगे, जब भी किसी को बताओगे तो यही कहोगे ना कि भाई गाड़ी आई है 2.5 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि 2 लाख तो उसको दे करके आ गए, 50,000 का उस पर काम करवाना पड़ गया। तो ये इसमें कह रहा है कि कोई टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा उसने, और उस फ्रिज पे उसने मरम्मत के 1500 रुपये लगा दिए, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, 1500 रुपये लगा करके इसको 8100 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेचता है वो, 8100 रुपये में। वही बात है, आप 2 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए, 50 रुपये मरम्मत के लगा दिए, और फिर आपने क्या किया कि 3 लाख की बेच दी। इसी प्रकार से इस प्रश्न में कि एक व्यक्ति है, वो एक फ्रिज खरीदता है, उसकी मरम्मत में 1500 रुपये लगा देता है और उसको 8100 रुपये में बेच देता है, तो उस पर क्या होती है, 10% की अर्निंग होती है। 10% की अर्निंग होती है, तो उस फ्रिज को कितने रुपए में खरीदा ये आपको बताना है। अब देखो सीधा सा प्रश्न है यहाँ पे, देखो आपको पता है विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, देखो विक्रय मूल्य आपको 8100 रुपये दे रखा। इसको प्रश्न को ऐसे समझो, एक्स में उसने खरीदा और 1500 रुपये इसने क्या लगा दिए, मरम्मत के, तो ये उसका क्या हो गया, अब क्रय मूल्य हो गया कि नहीं हो गया, टोटल लागत हो गई। तो क्रय मूल्य इंटू में क्या होता है आपका 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो 100 माइनस में ही करेंगे क्योंकि हानि हुई है, कितने परसेंट की, 10% की, और बटा में 100, इसके बराबर में क्या होता है आपका विक्रय मूल्य कितना है, 8100 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 1500 बराबर इंटू में 100 में से 10 जाएंगे 90 बटा में 100 बराबर क्या आ जाएगा, 8100 रुपये, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप 90 से इसको काटोगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका, कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 90 बार चला जाएगा ना, बस ये इतना 90 बार चला गया। अब देखो यहाँ से आप करते हो x प्लस में 1500 बच गया इस साइड, तो इस 100 को इधर ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर में वो 9000 तो है ही उधर, अब इस 1500 को आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो 9000 में से आप 15 से निकालोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका, 7500। तो इस जो फ्रीज का जो उसने खरीदा ना, वो उसने खरीदा 7500 रुपये में, कितने में, 7500 रुपये में खरीदा, वो लागत वगैरह लग करके उसको कितने का पड़ा, 7500 का पड़ा, ठीक है। ये उसकी लागत होगी। हालांकि आप अगर शुद्ध उसका खरीदना चाहो ना, तो इसमें एक और भी बात है, देखो इस अगर प्रश्न में कोई और भी ऑप्शन हो ना, तो इसमें 7500 रुपये हमारा आया है उसके मरम्मत वाले पैसे जोड़ करके। इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, क्योंकि लागत उसने हम उसी आधार पे हमने निकाली है। तो 7500 रुपये उसके पड़े हैं, वो 1500 रुपये मरम्मत वाले लगाने के बाद में। और अगर उसने खरीद की आप बात करते हो ना, इस 7500 में से 1500 निकालोगे, क्योंकि आपने क्या किया है, वो तो 1500 मरम्मत पे खर्च किए, तो उसने खरीदा कितने में था, 6000 में खरीदा है, 6000 में खरीदा है, प्लस में 1500 रुपये उसने क्या लगाए, उसने मरम्मत के लगवाए, तो 7500 का उसके वो फ्रीज है वो पड़ जाता है। उसके बाद में वो 8100 में बेचता है, 8100 में बेचेगा तो 7500 वाला जो फ्रीज है वो 8100 में बेच रहा है, तो कितने % की लाभ होता है, हानि होती है आपको। जो 7500 का जो आपका फ्रीज है, कितने रुपए का, 7500 का, ये इसका क्या आ जाता है आपका जो लागत मूल्य आ जाता है, और क्या कर देता है वो 8100 रुपये में बेच देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाते हैं, ठीक है। तो 7500 इसका क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा इसका 7500। उसके बाद में आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें आपका आएगा, इसमें एक प्रश्न दे रखा था कि 64 की पावर है वो पूरे के दे रखा है 2/3, ठीक है, प्लस में क्यूब रूट में दे रखा है ना, और ये प्रश्न आपका दे रखा था, इसमें उल्टा दे रखा है 3/2, प्लस में दे रखा है आपका 5 और क्यूब रूट में ये दे रखा है और पावर में 0 दे रखा है। इस प्रकार से आपके प्रश्न था। तो देखो इसके 5 और जो 2 क्यूब रूट में दे, इसके ऊपर क्या है, 0 है, तो जब भी कोई घात में 0 आ जाए ना, उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको तो यहाँ से आप काट ही सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अंडरूट 64 की पावर 2/3 लिख रखा है यहाँ पे, तो पहले तो इस अंडरूट से बाहर निकालो इस 64 को, कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा ना, 8 की पावर 2/3 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 8 को क्या करो आप, 1/3
8 का आपका जो 1/3 करते हो ना, कितने आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। और 2 की पावर आप क्यूब करते हो तो क्या हो जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। उसके बाद में पावर में आ जाएगा 2। तो अब उत्तर इसका क्या हो गया? 4। तो इस पूरे मान का मान आ जाता है आपके पास में 4। ठीक है। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करते हो तो इसमें क्या दे रखा है? क्यूब रूट में दे रखा है ना 64। तो 64 है वो किसका क्यूब रूट होता है? 4 का होता है। किसका? 4 का। तो 4 की पावर क्या आ जाएगा? 3/2। अब मैंने बताया नीचे 2 है ना, तो बताओ 1/2 हो गया। 4 की पावर 1/2 कितना होता है? 2 ही तो होता है। 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। और ऊपर आ गया कितना? 3। तो 2 की पावर आप 3 करते हो तो कितना आ जाएगा? 8। प्लस में क्या आ जाएगा? 8 और प्लस में 1। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 10 आता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न आपका दे रखा है। 10 नंबर प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखो आपके प्रश्न सही होंगे और आपकी उत्तर कुंजी भी जल्दी आ जाएगी, पेपर भी साथ में ही आ जाएगा, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है। हमारे पास प्रश्न था कि 1000 रुपये की धनराशि है ना, 1000 रुपये की धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 440 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। आपके प्रश्न है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज है वो 440 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है ये मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मूलधन दे रखा है कि 1000 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो CI है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 440 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखी है इंटरेस्ट रेट 20% दे रखी है। ये 3 चीज दे रखी है आपको। और आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा गया समय पूछा गया। ठीक है, देखो इस प्रश्न का आराम से आप कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में क्या आता है? आपके मिश्र धन आता है ना। तो मिश्र धन क्या होता है? इस मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग। तो आपका जो मिश्र धन होगा ना यहाँ से, तो मिश्र धन आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस में 440, तो कितना आ जाएगा? 1440 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आराम से हो जाएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है आपका? P/100। ठीक है, आपका 100 प्लस में क्या आ जाएगा? आपकी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा? 100 और इसकी पावर में क्या आ जाता है? T और बराबर में क्या आ जाता है? मिश्र धन। इसी प्रकार से तो सूत्र होता है ना। इस सूत्र में रख देते हैं P की जगह 1000 रखना है। ठीक है, R की जगह 20 रखना है और यहाँ पे मिश्र धन की जगह कितना लिखना है? 1440 रखना है। अब देखो रख देते हो 1000 मूलधन हो गया इंटू में 100 प्लस में रेट कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा? 120 बटा में 100 की पावर क्या आ जाएगा? T। उधर क्या दे रखा है आपका? दे रखा है 1440 है मिश्र धन। अब देखो ये 1000 को मैं इस तरफ ले जाऊं तो देखो 120 बटा में 100 पावर T बराबर में 1440 बटा में 1000। अब क्या करो? इस 10 से 10 काट दो, इस 10 से 10 काट दो। अब देखो 12/10 की पावर क्या आ जाएगा? T। और इधर भी देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ का 12 की स्क्वायर कितना होता है? 144 और 10 की स्क्वायर क्या होता है? 100। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो ये वाला आधार है ना 12/10 और 12/10, तो आधार बराबर हो जाएंगे तो घातांक भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो T किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न का उत्तर किया है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 440 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, तो उसका उत्तर होगा 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न आता है अपना। दे रखा है कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती? एक वर्ग में सममित रेखाएं पूछा है, सममित रेखाएं पूछी है आपसे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपका होता है एक वर्ग है। ठीक है, इसमें सममित रेखाएं पूछिए। देखो सममित का क्या मतलब होता है? कि समान भागों में बांटने वाली रेखाएं। देखो इस वर्ग को मैं ये खींच दूं तो ये और ये भाग दोनों बराबर है ना, एक तो हो गई। अब देखो मैं इस प्रकार से खींच दूं तो बताओ ये और ये दोनों भाग बराबर है ना, 2 खींच दी। अब देखो इसको मैं यहां से काट दूं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। अब मैं इसको इस प्रकार से खींच दूं तो बताओ ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है ना। तो इसमें कितनी रेखाएं आ गई? 1 2 3 और 4। तो एक वर्ग के अंदर सममित रेखाओं की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है? 4 होती है। तो जिसका भी उत्तर 4 है इस प्रश्न का वो इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 12 नंबर प्रश्न आता है कि 1/2 का 20%। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 का इसमें दे रखा है 20% प्लस में 1/3 का 30% के बराबर है।
इसमें बराबर पूछा है कि ये किसके बराबर है। का क्या मतलब होता है, हमेशा गुणा होता है। तो देखो 1/2 इंटू में क्या दे रखा है आपका 20%, तो 20 का परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, प्लस में 1/3 इंटू में 30% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ये लो ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाता है, इस 2 से 2 कट जाता है, यहाँ से 1 0 से 1 कट जाता है और 3 से 3 कट जाता है। तो अब आ गया हमारे पास 1/10 प्लस में 1/10, ये आपके पास आ गया। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/10। एक तो उत्तर ये हो जाता है ठीक है। और इसको छोटा करते हो तो 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है। अब 1/5 को क्या लिख सकते हो, देखो 1/5 को आप ये लिख सकते हो क्या 2 का ठीक है और 50%। 2 का 50% कितना होता है ये देख लो, कितना हो जाएगा 2 का 50%। तो मेरे ख्याल से ये इतना ही उत्तर आता है ठीक है। कितना आ जाएगा 2 का 50%, अगर आपसे पूछे तो कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपसे पूछा है कि 1 का 20% और 1/3 का 30%, दोनों को आप किसके बराबर लिख सकते हो, ये आपसे पूछा गया है ठीक है। क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो इसको आपको हल करने का यही तरीका है, मैंने बता दिया कि इधर आ जाएगा 1/10, उधर आ जाएगा 1/10, इनको आप जोड़ सकते हो 1/10 प्लस में 1/10, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। अब 2/10 को आप और किस प्रकार से लिख सकते हो, ऑप्शन क्या थे अपने पास वो डिपेंड करता है। अब देखो 2 का 2 बटे, अब इसको आप लिखना चाहो कि 2 का 50% कितना होता है, ये देखो तो 2 इंटू में 50/100, इस प्रकार से ही तो लिखोगे ठीक है। तो इसको आप काटोगे तो ये 2 बार काटेगा, इस प्रकार से तो ये ऑप्शन है वो नहीं होगा ठीक है। तो इसको आप और किस प्रकार से कर सकते हो, 2 एकम 2 और बटा में 5, तो 1/5 आ जाएगा ये ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। अब ऑप्शन क्या थे आपका, ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे। तो ऑप्शन मेरे को नहीं पता है कि इसमें आगे और क्या दे रखा था, तो 1/5 इसका हो जाएगा। बाकी इसमें आगे और कोई ऑप्शन दे रखा है कि भाई सीधा अगर उसमें लिखा हुआ दे रखा है आपने, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। इस 1/5 को और भी आप डिवाइड कर सकते हो, या इस प्रकार से पूछा गया है ना भी 1 का इतना परसेंट या 2 का इतना परसेंट, वो आप इसको जरूर लिख सकते हो ठीक है। वो आप इसमें जरूर आप लिख करके देख सकते हो। तो इसमें यही था कि 1/2 का 20% और 1/3 का क्या दे रखा है 30%, ये आपसे पूछा गया था ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे। अब अपनी बारी आती है आगे वाले प्रश्न की। इसका ऑप्शन नहीं था तो मैं और भी करवा देता। इसमें आगे दे रखा है आपका 13 नंबर प्रश्न दे रखा है कि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 8 सेंटीमीटर क्या दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटा जाता है। 8 सेंटीमीटर का एक घन है उसको काट दिया जाता है और उसका क्या बनाया जाता है, एक बड़े से बड़े बेलन का वक्र, उससे एक बेलन बनाया गया और उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो देखो इसको किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि इसमें आपको बताया है कि एक घन है उसको क्या किया जाता है, उसकी जो भुजा दे रखी है हमें, भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर, और उसको क्या किया जाता है काटा जाता है और उससे क्या बनाया जाता है एक बेलन बनाया जाता है और उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है ठीक है। तो इसका उत्तर है जो आपका होता है 64 पाई होता है। इसका उत्तर क्या होता है 64 पाई होता है। तो इसमें मैं बता देता हूं, अगर आप हल करोगे ना तो इसमें एच तो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा और आर आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी ठीक है। और आपका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है। इस सूत्र में आप मान रखते हो तो क्या आ जाएगा 64 पाई उत्तर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14 नंबर, और इसमें आपको दे रखा था कि पी क्यू समांतर है वो एस आर है। पी क्यू समांतर एस आर दे रखा है। एक समलम चतुर्भुज दे रखा है, एक समलम चतुर्भुज में पी क्यू समांतर एस आर, और इसमें आपको एक दे रखा था, आपको इस प्रकार से चित्र दे रखा था ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा है, इसमें लिखा है एस आर और पी और क्यू ठीक है। इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि ये तो 8 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है ठीक है, और ये आपको दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर। इसको क्या करना था आपको हल करना था। तो इसमें आपको क्या करना है हल करना है। और इसमें क्या पूछा था आपसे कि आयत पूछा था, क्या आयत का जो आपका जो परिमाप है वो आपसे पूछा गया था ठीक है, या क्षेत्रफल पूछा गया था। इस आकृति का क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल पूछा गया था भाई ठीक है। अब देखो इसको हल करने का क्या तरीका ये हमें देखना है ठीक है।
तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से जो भी प्रश्न था आपके, तो देखो एक तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इस प्रकार से आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये अगर 8 हो गई तो यहाँ पे ये फिर क्या बन गया, एक कोण बन गया, त्रिकोण बन गया ना, और त्रिकोण बन गया तो आप अगर इन 10 और 8 को मिला करके आप ज्ञात करते हो तो आपको पता है कि 10 की स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है, और 100 आप ज्ञात करते हो तो 8 की स्क्वायर 64 और 6 की स्क्वायर 36, 36 और 64 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो ये माना जाता है आपका 6, तो ये फिर बचती है केवल 5 ही, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 5 ही आ जाएगी। तो इस ये आकृति फिर क्या बन गई आपकी, आयत बन गई, क्या बन गई, आयत बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको हल करना है, और इसका उत्तर है वो आपका आएगा 64 सेंटीमीटर आएगा। तो जो भी आपको प्रश्न दे रखा था इस प्रकार से कि पी क्यू समांतर एस आर एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें जो भी आपको अब पूछा गया था इसमें 64 है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15। क्या दे रखा था कि x बराबर है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है कि x का मान आपको ज्ञात करना था, और इसमें दे रखा है कि पी क्यू है वो समांतर है आपकी एस टी के, और इसमें एक आकृति दे रखी है। आकृति किस प्रकार से दे रखी है, देखो इस प्रकार से एक आकृति दे रखी थी, इसमें ये भी मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे टी और यहाँ पे आर और यहाँ पे एस, ठीक है, और यहाँ पे आपको पी दे रखा, और ये समकोण दे रखा था, और यहाँ पे क्यू दे रखा है। ठीक है, और इसमें और भी दे रखा था मान, इसमें क्या दे रखा था आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे x को दर्शा रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ये मान दे रखा है 28, ठीक है, और ये आपको ये मान दे रखा है 65। तो अब आपको x का मान आपको ज्ञात करना था। तो देखो इसमें सीधी सी हो जाती, देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला, ये क्या है 65 बाह्य कोण है, और बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों का योग संगत। तो यहाँ पे 28 और इस वाले कोण का क्या हो गया 65 योग होगा। ठीक है, तो बताओ मैं 28 में क्या जोड़ूं कि 65 आए, तो 37 जोड़ दूं, तो ये कोण क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखो ये वाली आकृति आपको पता है ये बन रही है ना जेड वाली आकृति, तो ये अगर 37 है ना तो ये भी कितने का होगा 37 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा 37। तो बताओ ये 90 हमें दे रखा, ये यहाँ पे 37 आ गया, तो हमें x का मान ज्ञात करना, ये त्रिभुज हो गया, तो क्या होगा 180 में से 90 और आपका 37 घटा दो, कितने आ जाएगा आपका, ये 53 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इस प्रश्न में 53 डिग्री जिसका भी उत्तर है वो बिल्कुल राइट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर आता है 16 नंबर। कौन सा प्रश्न आ जाएगा, 16 नंबर प्रश्न आ जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि एक कार है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 मिनट चलती है। ठीक है, और उसके बाद में वो बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट चलती है। तो कुल दूरी पूछिए, क्या पूछा है कि कुल दूरी उसने कितनी किलोमीटर की तय करी। तो देखो यहाँ पे मिनट दे रखा है ना, तो 18 तो क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे को आप मिनट बनाओगे तो क्या करोगे 60 का भाग ही तो दोगे। तो देखो 18 इंटू में, या आप इस मिनट को क्या बना लो 10 मिनट को घंटे बनाओ, तो बताओ 1 मिनट में क्या होती है आपका, 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट। तो 10/60 में लिख सकता हूँ ना, 10 मिनट को घंटे में लिखना चाहूँ तो 10/60 घंटे तो मैं लिखूंगा। तो अब देखो यहाँ से 0 से 0 6 18, तो कितने किलोमीटर चलेगा वो 3 किलोमीटर चलेगी। फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने चलती है 15 मिनट। 15 मिनट को किस में बढ़ाओ घंटे में, क्योंकि मान दोनों बराबर होने चाहिए। 15 चौके आ जाएंगे 60 और 4 निमा 36, 9 किलोमीटर और तय कर दी। तो 9 और 3 क्या हो गए 12। तो इस प्रश्न का उत्तर था 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है 17। 17 में दे रखा है कि छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने की विधि। छोटी कक्षाओं में जो गणित की निरस्ता है ना, मतलब गणित के प्रति जो रुचि नहीं होती है, बोरिंग जिनको लगता है, तो उनको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए। तो उसमें जो ऑप्शन था आपका खेल तथा मनोरंजन, खेल तथा मनोरंजन, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण 18 नंबर दे रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक होती है या कब लागू की जाती है। इस प्रकार से आपको या कब लागू की जाती है यही दे रखा था इसमें कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है वो कब तक चलनी चाहिए शायद। हाँ, ये दे रखा था कि उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया आप लागू करते हैं ना वो कब तक चलनी चाहिए। तो कब तक चलनी चाहिए, जब तक छात्रों की क्या ना हो जाए, कमी दूर ना हो जाए। जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो जाए, कमी दूर ना हो जाए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न आता है अपना, उसमें दे रखा है कि कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए आपका अभ्यास का अवसर देना,
अभ्यास का अवसर देना, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिसमें आपको कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य पूछा था। उसके बाद में 20 नंबर आता है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण के उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के उपायों के लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें दे रखा था कि कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने को कहना। तो उपचारात्मक शिक्षण में इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो कमजोर विद्यार्थी है ना, कमजोर विद्यार्थी उनको क्या कहें कि आप पीछे की सीटों पर बैठो। तो ये उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा है कि गणित की जो मूल्यांकन प्रक्रिया ना उसमें ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, प्रश्न पत्र निर्माण की क्या होती है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला क्या होगी, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है आपका जो आपका ब्लूप्रिंट होता है वो। उसके बाद में प्रश्न नंबर आता है आपका 22 नंबर प्रश्न कि गणित की प्रकृति कैसी है। गणित की प्रकृति कैसी है ये आपसे पूछा गया। तो गणित की जो प्रकृति है ना वो क्या होती है, तार्किक होती है। देखो शिक्षण विधियों के प्रश्न सारे उस वीडियो से आ गए थे। उसके बाद में आपसे पूछा गया 23 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि जो आपका जो इसमें दे रखा था, ठीक है, इसमें उत्तर दे रखा है, मैं उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न तो मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन एक प्रश्न था कि जो आपका तथ्य एक अनुभव आश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण है। प्रश्न थोड़ा सा बना नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसमें था जो उत्तर दे रखा था, इसमें जिस भी प्रश्न का था वो आप देख लेना कि तथ्य एक अनुभव आश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो प्रश्न नंबर है उसमें आप देख सकते हो 25 नंबर प्रश्न आप करते हो, या 24 नंबर प्रश्न आ गया क्या, हाँ 24 नंबर प्रश्न अपना। 24 नंबर क्या होगा ये देखो कि गुंजन अवधारणा का परिचय देते हो। गुंजन है वो अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 2 का अध्यापक है वो शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। गुंजन अवधारणा का परिचय देते हुए, कौन सी गुंजन अवधारणा का, और कक्षा 2 का जो अध्यापक है ना वो शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न था, उसमें जो ऑप्शन है ना वो आ जाएगी कि वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। तो जो प्रश्न था ना गुंजन अवधारणा से संबंधित, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करने वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका 25 नंबर प्रश्न आता है कि चित्र के अनुसार गाय के बाद सबसे लोकप्रिय जानवर कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका कुत्ता। क्या हो जाएगा, कुत्ता। इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अपन दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते हैं। इसमें 3-4 प्रश्न रह गए मैथ के अंदर, ठीक है, तो वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हिंदी के कर लेते हैं और उसके बाद में हम विज्ञान विषय के कर लेंगे। तो 30 मैथ के हो जाते हैं, 30 विज्ञान के आए, 60 प्रश्न हो गए सब्जेक्ट के, और 30 आपके जो हिंदी के आ जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में देखो इसमें देर का है आपका, एक तो आदमी के बारे में पूछा था। हिंदी में आदमी के बारे में पूछा था कि आदमी शब्द है वो, आदमी शब्द की भाषा क्या है, आदमी शब्द की भाषा कौन सी, ये आपसे पूछा है। या आपसे ये पूछा गया था कि आदमी है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो वो आदमी जो है ना ये है विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, विदेशी भाषा का शब्द है, शायद यही आपसे पूछा था, ठीक है। नहीं, ये विदेशी शब्द है, लेकिन अगर आपसे पूछा ना कि भाषा कौन सी का है तो ये अरबी भाषा का है, ठीक है। शब्द पूछा है ना कि आदमी कौन से जो आपका शब्द आता है तो ये विदेश शब्द है, और आपसे भाषा अगर पूछी तो ये कौन सा है, अरबी भाषा का है, ठीक है। तो आप देख लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा आपका कि जो तिरोहित का अर्थ पूछा है आपसे, किसका, तिरोहित का अर्थ पूछा था। तिरोहित शब्द का अर्थ तो इसका होता है लुप्त होना। क्या होता है, लुप्त होना। उसके बाद में 3 नंबर आपका आता है, देखो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें दे रखा है कि किस विकल्प में इंसान के पर्यायवाची, इंसान के आपसे पर्यायवाची पूछे थे, इंसान के। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो मानव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मानुष हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा मनुज। ये 3 ऑप्शन इसमें जो भी जिसमें भी थे वो राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है में अव्यय का प्रकार है। मानव सभ्यता और संस्कृति का क्या है, एक रूप है। इसमें अव्यय पूछा है कि कौन से प्रकार का अव्यय। तो इसमें कौन सा अव्यय है आपका, कि इसमें होता है आपका समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये वाला अव्यय हो जाएगा। कौन से प्रश्न में कि मानव सभ्यता और संस्कृति का, मानव है वो सभ्यता और संस्कृति का रूप है, तो इसमें अव्यय कौन सा, इसमें पूछा गया था। और इसके अलावा और भी पूछे ना, इसमें और डीप अगर पूछा तो इसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आपका प्रश्न आता है, 5 नंबर आ जाएगा कि प्ले वे कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो प्ले वे पुस्तक है ना, ये इस किसने लिखी थी, ये कुक महोदय ने लिखी थी, हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा लिखी गई थी प्ले वे, वो खेल आधारित जो थे ना उस पे। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न आता है आपका कि यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का वाक्य है कि यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। तो वाक्य का प्रकार था, तो इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आता है आपका, इसमें देखा कि व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ कब से करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ कब से करना चाहिए, तो कक्षा 3 से व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ है वो करना चाहिए। लिखने में कोई त्रुटि या भूल है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिखने में किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल होती है तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हो आप, तो वो करते हो आप हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हो। कौन से चिन्ह का, हंसपद चिन्ह का आप प्रयोग करते हो। उसके बाद में आपका दे रखा है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि पढ़ते समय उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को टोका न जाए, अंत में सुझाव दिया जाएगा, उसमें कौन सा कौशल विकसित होगा। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं ना, उसको पढ़ते समय नहीं टोका जाना चाहिए, लेकिन अंत में उनको क्या दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया जाना चाहिए। तो इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होता है, तो होता है आपका पठन कौशल का, पठन कौशल का, या आप इसको कह सकते हो वाचन कौशल का। ठीक है, ये आप कह सकते हो। ठीक, उसके बाद में आपसे पूछा गया कि लाबानी में समास कौन सा है। प्रश्न नंबर 10 है कि लाबानी में समास कौन सा है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लाबानी में समास कौन सा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 आता है आपका कि संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद। तो संस्कृति शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस कृति होता है, सम प्लस कृति है वो संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है कि मुक्त का विलोम, मुक्त का विलोम हो जाएगा आपका बद्ध। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न आता है आपका, 14 नंबर है कि आज हमने उसे विकसित मान लिया। हमने शब्द, इसमें जो आपने इसमें लिखा है ना हमने, शब्द क्या है कि आज हमने उसे विकसित मान लिया है। तो इसमें जो हमने जो शब्द है ना वो क्या चीज़ है, तो हमने जो शब्द होगा वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक। आज हमने उसे विकसित मान लिया में जो हमने शब्द है वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। उसके अलावा 15 नंबर प्रश्न आता है कि भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था। तो किंडरगार्टन का जो बॉक्स का जो निर्माण आपकी बात करते हो, किंडरगार्टन की जो बात आती है ना, इसके जनक तो फोरवेल होते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे रखा था एक देश पांडे से संबंधित। तो ये देश पांडे से संबंधित मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए आप छोड़ ही देना। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न आएगा आपका कि 2 शब्द आपको दे रखे थे। ठीक है, उदार और उदांत का, इसमें या तो उदार दे रखा था, ठीक है, या उदांत दे रखा था। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रश्न था। ठीक है, और इसमें समानार्थी इसमें शब्द पूछ रखे थे। तो अगर उदार जो शब्द था ना, अगर उदार दे रखा था तो इसके तो हो जाएंगे, सरल हो जाएगा समानार्थी। ठीक है, सीधा हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विनीत। इसके अलावा इसका और हो जाए विनम्र हो जाएगा। और उदांत अगर दे रखा था तो इसमें हो जाएगा श्रेष्ठ, उच्च, महान, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देख लेना। प्रश्न नंबर आता है आपका 17 नंबर प्रश्न आपका आता है, 17 नंबर आपका आता है या 17 नंबर या 16 नंबर जो भी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला से संबंधित एक प्रश्न था। इसमें भाषा प्रयोगशाला से संबंधित एक प्रश्न था और इसमें दे रखे थे कि क्या छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बाहरी वातावरण को प्रभावित करते हैं, क्या शिक्षक निर्देश दे सकता है, स्टूडेंट है वो 4x4 की व्यवस्था होते हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से एक प्रश्न था। ठीक है, ये ज़्यादा तो ध्यान में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से एक प्रश्न है वो था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इस प्रश्न को क्या था, अगर आपको किसी को पता है तो।
प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना कि सारा जीवन निचुड़ गया, वाक्य में काल कौन सा है? सारा जीवन निचुड़ गया, इसमें काल कौन सा है? तो इसमें काल है वो सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें देर का आपका नेक्स्ट प्रश्न कि एपोडाइस्कोप की विशेषता, तो ये क्या हो जाएगा? एक चित्र विस्तारक यंत्र होता है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना 20 नंबर प्रश्न आता है कि स्वगति का सिद्धांत संबंधित है। स्वगति का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है, अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है और बीएफ स्किनर के द्वारा ये दिया गया। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका आता है 21 कि विजय दांडेथा की रचनाएं कौन सी है? इस प्रकार से प्रश्न था। तो इसमें देखो ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेक्यो हिटलर, इस प्रकार से एक रचना है उनकी, और बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, ये इस प्रकार इनकी रचनाएं। तो ऑप्शन कौन सा था? इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। उसके बाद में 22 नंबर आता है आपका कि बहिन का पुल्लिंग कौन सा होगा? तो बहिन का पुल्लिंग पूछा है आपसे। बहिन क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग तो फिर क्या होना चाहिए? बहनोई होना चाहिए। देखो बहन का आप क्या कर सकते हो? विलोम आप बाही कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या पूछा है? पुल्लिंग पूछा है, तो ज्यादा करेक्ट जो ऑप्शन है वो बहनोई होना चाहिए। तो ये ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। 23 नंबर आता है आपका कि प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। प्रकृति जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपका संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। उपसर्ग पूछा है, ठीक है, उपसर्ग पूछा है। 24 नंबर है क्या कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन था विज्ञान था, वो विज्ञान वाला इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न आता है अपना 25 देर का, एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आने के लिए उचित मुहावरा। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कोड में खाज होना, खाज आना, कोड में खाज होना, इस प्रकार से आप कर सकते हो। 26 नंबर आता है आपका कि घोड़ा, मशीन, मनुष्य, यह में से बहुवचन रूप किसका नहीं होता है? तो बहुवचन है वो मनुष्य का नहीं होता है। किसका नहीं होता? मनुष्य का बहुवचन नहीं होता है। उसके बाद में आपसे दे रखा है कि 27 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए? तो एनईपी 2020 में दे रखी है क्या होनी चाहिए? मातृभाषा में है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा 28 नंबर प्रश्न आता है आपका कि राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी है? ये दे रखा था, तो कौन सी है? हड़ौती है वो राजस्थानी बोली या भाषा होती है। और आपका दे रखा था 29 नंबर कि निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो धन जो शब्द होता है ना वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और उसके बाद में शायद अणुत्व का अर्थ पूछ रखा था शायद, तो उसका क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये हिंदी के कंप्लीट प्रश्न हो गए। मैथ के हमने 22-25 प्रश्न कर लिए, 25 कर लिए थे ना, तो ये आपके हिंदी और मैथ के हो गए। अब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान वाले भी हम प्रश्न है वो हल कर लेते हैं। तो जिससे आपके कितने हो जाएंगे? 90 प्रश्न हो जाएंगे, पास जो सब हो जाते हैं 90 में। तो विज्ञान का हम करते हैं शुरू कि WHO के अनुसार है वो शहर का जो सामान्य मानक ध्वनि कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से यही प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें 45 dB जो दे रखा था ना वो क्या हो जाता है? इसमें सही हो जाता है। और 2 नंबर प्रश्न दे रखा था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो कौन सी होती है? विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। उसके बाद में कि प्रसव के दौरान महिला गर्भवती जब होती है ना, तो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये जो हार्मोन आपका होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो होता है आपका जो गर्भाशय के दौरान जो संकुचन पैदा करता है। उसके अलावा 4 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि प्लाज्मोडियम में कौन सा जो आपका है वो जनन देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन पाया जाता है? तो बहुखंडन पाया जाता है। किसका? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम वाला जो प्रश्न था उसमें। 5 नंबर आता है आपका कि निम्न में से एल्किन का उदाहरण पूछा है, तो एल्किन का उदाहरण क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा एल्किन का उदाहरण। उसके बाद में आपको प्रश्न दे रखा था, तो 6 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि कौन से कवक से और प्रतिजन औषधि तैयार की जाती है? कौन से कवक और प्रतिजन से औषधि तैयार की जाती है? तो ये वाले ऑप्शन में आपका जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी नहीं है? 7 नंबर, हरित गृह के लिए कौन सी नहीं है? N2 नहीं है।
उसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है आपका Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में आपका 9 नंबर प्रश्न आता है कि न्यूमेट्रोफोर्स जड़ कौन से पादप में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपकी जलोदभिद में, जलोदभिद पादप में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न में से कौन सा अंग, क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न में से कौन सा अंग करना है, तो इस प्रकार से एक प्रश्न था, तो कौन सा था, लवक। क्या था, लवक। उसके अलावा एक मिलान करने वाला प्रश्न था आपके 11 नंबर में, तो 11 नंबर में था, इसमें मैं मिलान के तहत बता देता हूं, तो थल समीर पूछ रखा था, थल समीर। तो थल समीर को आपको किससे मिलाना है, आपको रात से मिलाना है। और आपका जो जल समीर है ना, जल समीर, इसको किससे मिलाना है, जल समीर को दिन से मिलाना है। ठीक है। और आपको सर्दी को क्या मिलाना है, सर्दी में गहरे वस्त्र। ठीक है। और गर्मी में क्या होने चाहिए, हल्के वस्त्र, गर्मी में हल्के वस्त्र। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रखा था कि निम्न में से क्लोरोक्षार रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, क्लोरोक्षार रासायनिक अभिक्रिया, मेरे ख्याल से इसमें कास्टिक सोडे वाला वो जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया अगर पूरी पूछ रखी थी ना, तो ये देखो ध्यान में नहीं है, आप ऑप्शन जरूर लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और 13 नंबर प्रश्न आता है आपका 13 नंबर में कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज है वो सबसे पहले किस में टूटता है, ग्लूकोज कब सबसे पहले किस चीज में टूटता है, आपका पायरुविक अम्ल में टूटता है। ठीक है। पायरुविक अम्ल में टूट जाता है आपका जो ग्लूकोज होता है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न आता है, 14 नंबर दे रखा है आपको कि यदि किसी दोलन का आवर्तकाल है वो 600 क्या दे रखा था, 6000 दे रखा था, क्या 6000 सेकंड है, तो उसकी आवर्ती पूछी है, तो जो आवर्ती वाला था ना, तो इसमें हो जाएगा 200 हर्ट्ज हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 200 हर्ट्ज। जो दोलन वाला प्रश्न था ना, जिसमें दोलन का आवर्तकाल दे रखा था, तो इसमें 200 हर्ट्ज है, वो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, तो बोल के बता देता हूं कि एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक धारावाही जो चालक होता है ना, उसमें धारा प्रवाह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे मोटर चलती है। यह बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कही, ये आपसे पूछा है, तो ये कही थी आपके ओस्ट्रेड ने। क्या कही थी, ओस्ट्रेड ने ये बात है वो कही थी सबसे पहले। उसके बाद में 16 नंबर दे रखा है आपको कि निम्न में से पुनः उपयोग के लिए पुनः चक्रण कौन से अपशिष्ट के लिए, निम्न में से पुनः उपयोग के लिए पुनः चक्रण है वो कौन से अपशिष्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आसानी से जो रिसाइकल हो जाए, तो वो कौन से आ जाएगा आपका, कृषि से संबंधित जो भी होते हैं वो इसमें हो जाते हैं। 17 नंबर आ जाएगा भूमि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, तो भूमि प्रदूषण का कारण है वो वर्षा जल का संरक्षण नहीं है या संचयन जो भी था आपका, तो ये हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, 18 आ जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आ जाएगा जब प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उससे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो ऑप्शन था ना, तो जब प्लास्टिक को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और 26 जनवरी 2001 को भुज में कौन सी आपदा आई थी, 26 जनवरी 2001 को तो क्या आई थी, त्रासदी आई थी, तो वो भूकंप आया था। क्या आया था, भूकंप आया था। और उसमें 20 नंबर आपका प्रश्न था कि माल NO2 का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम। इसके अलावा 21 नंबर आता है आपका कि दो घुलनशील द्रव्यों को अलग अलग करने की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी आसवन विधि, दो द्रव्यों को अलग अलग करने की, घुलनशील द्रव्यों को अलग अलग करने की। और काले हिरण को कौन से अभ्यारण्य में रखा जाता है, 22 नंबर है, तो काले हिरण को रखा जाता है आपका ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर चूरूवाड़े में। तो ये आपके प्रश्न है वो विज्ञान गणित के हो जाते हैं, लगभग आपके 60 में से मेरे ख्याल से 50 से ऊपर प्रश्न हो गए। ठीक है। और हिंदी के पूरे मैंने करवा दिए, तो लगभग 90 प्रश्न अपने इस पेपर में से हो जाते हैं, जिससे आपको पास या पात्रता फेल या पास का आपको लगभग पता चल जाता है। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। हमें और मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपके और कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो हमें जरूर आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मैं लिख करके अवगत करवा सकते हो। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। और मेंस की तैयारी है वो आप अच्छे तरीके से करना शुरू कर दो। और 14 मार्च तक आपके पेपर और PDF दोनों PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे बोर्ड की तरफ से, जिसमें आंसर की भी आएगी और आपका मास्टर प्रश्न पत्र भी जरूर जारी हो जाएगा। ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मुख्य परीक्षा के लिए।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।